प्रिय छात्रों, आज कक्षा 10 में अध्याय 12 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है व्रत। देखिए, व्रत आपने कक्षा 6 से ही पढ़ना शुरू किया है। व्रत एक स्थिर बिंदु, एक स्थिर बिंदु लें अपन, और उससे अपन व्रत की रचना कैसे करते हैं, वही व्रत की परिभाषा बन जाती है कि अपन प्रकार की नोक एक जगह पर रखते हैं और उसमें एक निश्चित दूरी भरकर अपन चारों ओर घुमा देते हैं, तो किसकी रचना हो जाती है? व्रत की। तो व्रत की परिभाषा भी यहीं से निकल कर आती है कि एक स्थिर बिंदु ले लिया हमने, ओ एक प्रकार में निश्चित दूरी भर ली, जिस पर यह बिंदु ले लिया ए। तो एक स्थिर निश्चित दूरी पर अब हम ये प्रकार में निश्चित दूरी भरकर इसे यदि घुमाएं चारों ओरियों, तो ये किसका निर्माण होता है? व्रत का। किसका निर्माण होता है? व्रत का। तो अब अपन परिभाषा अपनी दृष्टि से बनाएं, कोई जरूरी नहीं है किताब में से रटें, कि एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर गमन करने वाले, यानी घूमने वाले, निश्चित दूरी उसकी सदैव, मान लीजिए हमने 2 सेंटीमीटर लिए तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी, कहीं से भी किसी भी बिंदु से हम नापें तो वो दूरी कितनी रहनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कैसी हो गई? स्थिर हो गई। वो कैसी हो गई? निश्चित दूरी हो गई। और ये जो बिंदु O है, वो कैसा बिंदु है? स्थिर है। और जो गमन करने वाला बिंदु है वो कौन सा है? ए है। जैसे अपन ने प्रकार में भर लिया, इसको ये घुमाते चले तो ये बिंदु गमन कर रहा है। अब एक स्थिति में यहाँ है, तो यहाँ पर भी इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर। यानी दूरी सदैव कैसी रहे? निश्चित रहे। तो स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर गमन करने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ व्रत की परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? व्रत की परिधि। और इस परिधि के द्वारा, इस घेरे के द्वारा जो क्षेत्र परिबद्ध होता है, घिरता है, इस पूरे को अपन क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। अब व्रत की रचना हम एक तल में करते हैं, समतल में, तो ये इस समतल को, यानी इस तल को 3 भागों में विभाजित कर देता है। अब कोई बिंदु इस घेरे के अंदर है तो उसे कहते हैं अभ्यंतर। क्या कहते हैं उसे? अभ्यंतर। और कोई बिंदु इस परिधि पर स्थित है, उसे कहते हैं व्रत पर स्थित। और जो बाहर का ये भाग है कहीं तक भी, ये होता है बहिर्भाग। बहिर्भाग यानी बाह्य भाग। तो अब यहाँ पर अपने नोटाइप आती है छोटी मोटी, कि एक व्रत जिस तल में स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 भाग। एक तो अभ्यंतर, यानी अंदर, अपनी भाषा में बोलिए, व्रत के अंदर, एक व्रत की परिधि पर और एक परिधि के बाहर। ये कोई जरूरी नहीं है कि अपन ये इसमें लिखा है जो ही बोलें अभ्यंतर, बाहर, अंदर। तो अब हम देखें व्रत की परिभाषा, आप अपने शब्दों में लिखें, जरूरी नहीं है किताब से रटें। तो क्या हो गई परिभाषा? एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर गमन करने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ व्रत की परिधि कहलाता है। और इस परिधि से जो क्षेत्र परिबद्ध होता है, घिरता है, उसे हम व्रत कहते हैं। व्रत, सर्किल, CICL, सर्किल। अब देखिए, एक तल पर
परिभाषा लिख रहा हूं मैं, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर स्थित हों, एक वृत्त कहलाता है, कहलाता है। अब देखिए ये तो गणित की भाषा हो गई। अब इसे हम रट्टे लगा लगा कर याद करते हैं। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक तल के एक स्थिर बिंदु से अचर, अचर का मतलब क्या होता है, निश्चित दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। अब इसे अपनी परिभाषा में लिखिए। कैसे? अपन ने जैसे वृत्त बनाया, एक स्थिर बिंदु ले लिया O, इससे एक निश्चित दूरी पर बिंदु ले लिया A। अब इसे अपन यूं घुमाएं प्रकार को, तो हमें किसकी संरचना प्राप्त होती है? वृत्त की। इसे कहते हैं अपन वृत्त। और ये जो निश्चित दूरी है ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, रेडियस। और इसे कहते हैं अपन परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। ये कहलाता है केंद्र। तो अपन अब ये कह रहे हैं कि इस परिभाषा को अपने शब्दों में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? एक स्थिर बिंदु, जैसे अपन ने प्रकार से बनाया, एक स्थिर बिंदु, स्थिर का मतलब जो इधर उधर ना चले, एक ही जगह पर रहे, एक स्थिर बिंदु से निश्चित, निश्चित, निश्चित अर्थात अचर, अचर यानी इसका मान सदैव समान रहे, एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर, दूरी पर, एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर रहने वाले, रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ, बिंदु का बिंदु पथ वृत्त की परिधि कहलाता है, परिधि कहलाता है। और इस परिधि के द्वारा, इस परिधि के द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब जानते हो? घिरा हुआ। ये चारों ओर का जो घेरा है इसे अपन क्या कह रहे हैं? परिधि कह रहे हैं। अब इस परिधि से जो क्षेत्र घिरा है ये पूरा का पूरा परिबद्ध क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। तो ये अपनी परिभाषा अपनी भाषा में हो गई। आपको परिभाषाएं कठिन क्यों लगती हैं? क्योंकि आप किताब की परिभाषाओं को रटते हैं। अब एक वृत्त जिस तल में स्थित है उस तल को 3 भागों में विभाजित करता है। वृत्त जिस तल में स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित
करता है। कौन कौन सा? फर्स्ट, व्रत के अभ्यंतर, व्रत के अभ्यंतर एक तो होता है अभ्यंतर। अभ्यंतर का मतलब अंदर, ये जो भाग है परिधि के अंदर, इसे कहते हैं अभ्यंतर भाग। दूसरा भाग होता है व्रत पर। दूसरा भाग क्या है? व्रत। व्रत मीन्स परिधि पर, परिधि पर स्थित। और तीसरा होता है बहिर्भाग। तीसरा होता है बहिर्भाग, बहिर्भाग। तो ये 3 भाग इसने इसके कर दिए हैं। अब देखिए इसके बाद में और कुछ परिभाषाएं हैं छोटी छोटी सी। तो ये तो अपना व्रत हुआ, जिसके बारे में आपने कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब देखें अपन कि अपन ने अभी बोला कि एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर रहने वाले, तो इसको तो अपन कहते हैं व्रत का केंद्र, सेंटर, ओरिजिन। ये जो दूरी है हमारी, इसे कहते हैं त्रिज्या, अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। आर से इसे अपन लिखते हैं, स्मॉल आर से, और इसे कहते हैं परिधि, परिधि, डायमीटर। और अब यदि ये त्रिज्या ये हमारी हो गई, वृत्त है, चारों ओर के घेरे को क्या कहते हैं अपन? परिधि कहते हैं। परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं, अब यहां से यहां तक ये अपन ने ए और बी के बीच इस परिधि के 2 टुकड़े कर दिए। एक तो ये बी है, ए बी, और एक बी है। इस टुकड़े को अपन चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप, आर्क। और ये 2 बिंदुओं को सीधी जब रेखा से मिलाते हैं तो इसे कहते हैं जीवा, कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, वृत्त की जीवा। अच्छा जी, तो अब आप देख रहे हैं, तो ये चाप की परिभाषा क्या हो गई? वृत्त की परिधि के, अब देखो बिल्कुल साधारण भाषा में लीजिए आप, ये हमारा चारों ओर का घेरा है, इसमें से हमने ये टुकड़ा यहां से यहां तक काट लिया, तो ये क्या हो गया? एक टुकड़ा हो गया। ये पूरा चौक है। इसमें से यदि मैं छोटा सा ये भाग मैंने तोड़ लिया तो इसे क्या कहेंगे? परिधि का टुकड़ा। क्या कहेंगे इसे? परिधि का टुकड़ा। तो ऐसे ही ये पूरे घेरे को अपन परिधि कहते हैं, इसे कहते हैं परिधि का टुकड़ा। और परिधि के टुकड़े को ही अपन चाप कहते हैं। और अब परिधि पर कोई भी 2 बिंदु लें अपन और उनको सीधा मिला दें तो क्या बन गई? जीवा। तो जीवा की परिभाषा क्या हो गई? परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा उस वृत्त की जीवा कहलाती है। अब एक वृत्त में परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, तो हमारे पास में जीवाएं भी कितनी हो जाएंगी? अनंत, कहीं से भी खींच दें। अब वह जीवा जो केंद्र में होकर गुजरती है, चाहे वो यूं गुजरे चाहे यूं गुजरे, तो जो केंद्र में होकर गुजरने वाली जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास भी एक जीवा है जो वृत्त की सबसे बड़ी होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं हम?
व्यास कहते हैं, ये भी परिभाषा हो गई। या वह जीवा जो व्रत के केंद्र में होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो ये तो आपकी चाप की परिभाषा हो गई। व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदु के बीच की दूरी, ये परिधि पर, इसे क्या कहते हैं अपन? चाप, आर्क। ये वृत्त चाप कहलाता है, ये लघु चाप कहलाता है। और यदि इन बिंदुओं को सीधा मिला दें हम, तो ये क्या कहलाएगी? जीवा। परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। और वह जीवा जो केंद्र में होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो ये तो हो गई इसके बारे में आपको छोटी छोटी जान। यस प्रिय छात्रों, अब यहां पर चालू होती है आपकी प्रमेय 12.1। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब इसमें आपको ये समझ में नहीं बैठता कि क्या पूछा गया है, क्या हमको दिया है। तो यहां ध्यान दें, जो शुरू में लिखा जाता है वो तो दिया में आ जाता है, और अंतिम जो निष्कर्ष होता है वो किस में आता है? सिद्ध करने में। तो अब हमको क्या दिया है? एक व्रत। एक व्रत, तो सबसे पहले व्रत बनाएं। ये अपना केंद्र हो गया। एक व्रत की बराबर जीवाएं, ये तो ओ हो गया। अब इसकी दो जीवाएं खींचें। जीवा आपने पढ़ा है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। एक जीवा तो ये ले ली, एक और ले लो इसी के बराबर, किधर भी ले लें, ये सी और डी। दोनों जीवाएं कैसी हैं? ये बराबर। केंद्र पर बराबर, यानी जो ये कोण बना है इस ए बी के द्वारा, इसका नाम क्या हो गया? ए ओ बी। और सी डी के द्वारा जो कोण बना है वो क्या हो गया? सी ओ डी। सी ओ डी। तो दिया है हमको, क्या दिया है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ए बी व सी डी इसकी दो बराबर जीवाएं हैं जो केंद्र पर क्रमशः कोण ए ओ बी व कोण सी ओ डी बनाती हैं। ये हमको दिया गया है। अब आता है हमारा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखिए, बराबर कोण बनाती हैं। कौन बनाती हैं? जीवाएं। तो जीवाओं ने कौन कौन से कोण बनाए? एओबी और सीओडी। तो हमें सिद्ध करना है कोण एओबी बराबर कोण सीओडी। यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। जब दो त्रिभुज में कोई भी भुजाएं बराबर करनी है या कोण बराबर करने हैं तो उन त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दीजिए। तो अब हमारी उपपत्ति आती है। उपपत्ति में आप देख रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में सर्वांग समता। देखें, ए बी बराबर सी डी हमको दिया है। ए बी बराबर सी डी दिया है। कहां दिया है? बराबर जीवाएं। दूसरा ओ ए क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ओ सी क्या है? वृत्त की त्रिज्या।
और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। ओ ए बराबर ओ सी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। और ओ बी बराबर ओ डी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी। कौन सा नियम लगा है? ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तो कौन सा लग गया? एस एस एस, सर्वांग समता से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, यानी सीपी सीटी से कोण एओबी बराबर कोण सीओडी इति सिद्धम। तो ये आपकी प्रमेय 12.1 समाप्त होती है। बिल्कुल बेहद आसान सी प्रमेय है। आप यदि सर्वांग समता जानते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अगली प्रमेय इसका विलोम है। विलोम, अब यहां पर तो वृत्त की बराबर जीवाएं दी थी, कोण बराबर थे। अब कोण बराबर देकर कह रहा है कि सिद्ध करो जीवाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। बिल्कुल यही चीज है अपने पास में। प्रमेय 12.2, प्रमेय 12.2 क्या कह रहा है? 12.2 में यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वे जीवाएं भी बराबर होती हैं। अब देखिए वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि फर्स्ट में जो दे रखा है अपन को, वो तो हो गया हमारा दिया हुआ। तो क्या दिया है? एक वृत्त। तो पहले आप वृत्त का चित्र बनाएं कि जीवाओं द्वारा केंद्र पर, अब दो जीवाएं ले लीजिए आप, जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अब हमने कोई भी दो जीवाएं ले ली, किधर भी ले लो, एक तो ये ले ली ए बी और दूसरी ये ले ली हमने सी डी। अब इसके द्वारा ये कोण और इसके द्वारा निर्मित ये कोण, ये ओ है। तो ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं अपन को यहां पर। तो दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है। जीवा ए बी व सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एओबी बराबर है सीओडी के। ये बराबर दे रखा है अपन।
अब सिद्ध करने में क्या आएगा, तो वे जीवाएं भी बराबर होती हैं। तो सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है जीवाएं कौन कौन सी जीवाओं के द्वारा बने हैं। ये कौन, एक तो जीवा ए बी और दूसरी जीवा सी डी। तो हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। अब वही काम जो अपन ने किया है उपपत्ति में, आइए आप, यहां पर भी दो त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। तो त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में एक चीज ध्यान रखिए कि जो चीज सिद्ध करनी है हमें, जो चीज हमें सिद्ध करनी है उसे हम कभी भी, जो चीज सिद्ध करनी है उसे हम कभी भी इसमें उपपत्ति में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां देखिए अब तीन बातें, चूंकि ओ ए बराबर ओ सी, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये, और ओ बी बराबर ओ डी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं ये भी, और हमको दिया है कौन, ए ओ बी बराबर कौन, सी ओ डी, ये हमको दिया है। तो ये जीवा इसके बराबर, यानी ये हमारा जो नियम लगा है कौन सा लग गया, एस ए एस। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी, नियम लगा एस ए एस सर्वांग समता से, सी पी सी टी से, ए बी बराबर सी डी इति सिद्धम। तो ये आपकी प्रमेय हो गई 12.2। अब देखिए इसके बाद में आता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, प्रमेय 12.3। और ये प्रमेय मोस्ट है 2 नंबर में या 3 नंबर में, और नहीं आए तो इस पर आधारित सवाल होते हैं, इसलिए इनके हेडिंग आप याद रखिएगा। प्रमेय 12.3 है, क्या कह रही है 12.3, वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा का समद्विभाजन करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। भाजित सम द्वि, समान द्विभाजित, भाजित में टुकड़े, समद्विभाजित करता है। यस, दोनों प्रमेय की हैं, उनसे भी आसान है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। एक वृत्त, यानी हम वृत्त बनाएं, ये इसका केंद्र हो गया ओ, जीवा बनाएं, जीवा बना ली हमने ए बी, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो केंद्र से जीवा पर लंब डाल दीजिए, इसको आप एम कह दीजिए, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। तो यहां से यहां तक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये तो दिया हुआ में आ गया, उस जीवा को समद्विभाजित करता है। कौन सी जीवा को, ए बी को। तो सबसे पहले अपन लिखें, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा ओ एम लंब ए बी,
ये दिया है हमको। अब है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है उस जीवा को, यानी ए बी को जब लंब डाला हमने तो उसने कहाँ काटा है, एम पर। तो इस जीवा के कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। कौन कौन से, ए एम और बी एम। उस जीवा को समद्विभाजित, यानी 2 टुकड़े किए हैं, वो दोनों कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब आती है इसमें रचना। हमको वही 2 त्रिभुज बनाने हैं और उनको क्या कर देना है, सर्वांग सम कर देना है। तो इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। तो ओ ए व ओ बी को मिलाया, ओ ए व ओ बी को मिलाया। अब आती है आपकी उपपत्ति, प्रूफ। देखिए अब ये दोनों त्रिभुजों को देखिए, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नजर आ रहे हैं आपको, क्या इनमें कोई 3 गुण बराबर नजर आ रहे हैं। तो ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। ओ एम दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, और ये 2 कोण क्या हो गए, समकोण हो गए। तो त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज बी एम ओ में, बी एम ओ में, चूंकि ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और ओ एम बराबर ओ एम, ये कैसी हो गई, कॉमन हो गई, उभयनिष्ठ हो गई, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। कोण ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ बराबर 90 डिग्री, प्रत्येक समकोण हो गया, लंब खींचा है, इसलिए त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम त्रिभुज बी एम ओ। अब दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। तो कौन सा नियम लगा है, आर एच एस, 2, ये तो समकोण हो गया, एक कर्ण हो गई और एक भुजा हो गई। यहां नियम लगा है आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा। सीपी सीटी से ए एम बराबर बी एम इति सिद्धम। ये आपकी प्रमेय 12.3 पूरी होती है। अब यहाँ से आगे अपन कल की उसमें लेंगे